तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय परिषद की यहां पर बैठक जारी है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद है। एमपी छत्तीसगढ़ के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मंथन हो रहा है। बिजली नदी जल के बंटवारे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद है। तो आपको बता दें कि कई मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। तो आपको बता दें कि एमपी छत्तीसगढ़ के अधिकारी भी मौजूद है इस बैठक में। बैठक की तस्वीर आपके सामने। अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, कई बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं और कई मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक, एमपी छत्तीसगढ़ के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल है। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक है और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कितना कुछ खास रहने वाला है ये बैठक? जी, मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह 24वीं बैठक है जी। यह देहरादून यह ऋषिकेश के टिहरी के नरेंद्र नगर में हो रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के अधिकारी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं इसके बाद इसमें कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें नदी के जल के बंटवारे को लेकर की जाएगी, कुछ परिसीमन को लेकर, क्षेत्र के परिसीमन को लेकर की जाएगी, इसमें जंगल को लेकर भी की जाएगी। इसलिए यह कहीं अहम बैठक मानी जा रही है। इसलिए इस बैठक में क्या है कि इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और यूपी जो डिवाइड हुए थे, जब बंटवारा हुआ था 2000 में, तो बंटवारे के बाद से कुछ स्थिति ऐसी है कि परिसीमन को लेकर अक्सर दोनों के बीच में कुछ विवाद चलता है। जैसे यदि पानी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पानी और डैम को लेकर भी दोनों राज्यों के बीच विवाद चलता है। वही परिसीमन की बात की जाए, भू क्षेत्र की बात की जाए, तो भू क्षेत्र में भी दोनों राज्यों के बीच कुछ न कुछ विवाद आए दिन उभरते रहता है। वहीं इस विवाद को सुलझाने के लिए योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पर बैठक में आयोजन में शामिल हुए हैं और यह बैठक जो आयोजित की जा रही है, यह अमित शाह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जरूर कहीं ना कहीं अमित शाह के नेतृत्व में कुछ न कुछ जरूर निष्कर्ष निकलेगा और इस निष्कर्ष के बाद जरूर उत्तराखंड को जो उसका जो एक मिलना चाहिए वो उत्तराखंड को मिल जाएगा। और ये बहुत एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा एक परिषद जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, यह आपसी बंटवारे के लिए होता है कि जहां पर यदि कुछ बंटवारे में कुछ परेशानियां होती है, दोनों राज्यों के बीच में यदि किसी चीज को लेकर किसी मुद्दे पर परेशानी होती है, तो इस परेशानी से कुछ के समाधान के लिए इस पर बैठक किया जा रहा है। ये बैठक अपने आप में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक के बाद जो फैसला आएगा उस पर जरूर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के द्वारा सहमति बनेगी और उसके बाद जो भी विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, चाहे वो पानी को लेकर, जल विवाद को लेकर, डैम में लेकर या वन को लेकर या जमीन को लेकर के, वो जरूर इसका समाधान निकलेगा। जी यशराज, जो बिजली नदी जल के बंटवारे को लेकर चर्चा तो हो रही, लेकिन राष्ट्रीय महत्व मुद्दों को लेकर के है कि इसमें वो राष्ट्रीय कौन कौन से मुद्दे हैं जो इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसमें उन मुद्दों में सबसे बड़ी बात है बिजली के मुद्दों को लेकर उठाया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर ये पहाड़ी राज्य और यहाँ पर ये नदी वाला राज्य, यहाँ पर काफी नदी झीलें यहाँ पर मिलती है। उत्तराखंड में जो बिजली जो होती है वो काफी कम यहाँ पर पैदावार होती है, तो जरूर ये एक अहम मुद्दा बन सकता है कि बिजली के पैदावार को लेकर। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटन के भी दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, तो इस पर भी कुछ बातचीत हो सकती है, इस पर भी कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से कई अहम फैसले मुद्दे निकाले जाएंगे और उस पर फैसला लिया जाएगा। तो यशराज हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड दौरे पर 2 दिवसीय रहेंगे। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। सबसे पहले जागेश्वर धाम में पूजा,
करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते आएंगे नजर। जोलिंगकांग में आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंपावत में मायावती आश्रम में जाएंगे। 13 अक्टूबर को दिल्ली के लिए फिर रवाना होंगे। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे, 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और कई प्रस्तावित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले जाकेश्वर धाम पहुंचेंगे। पिथौरागढ़ में एक जनसभा को यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। जोलीकांग में आईटीबीपी के जवानों से भी यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। आपको बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा में 46,37,000 श्रद्धालु आए थे। इसके तुलना में इस साल अभी तक 46,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा को पूरा होने में 2 महीने के करीब समय शेष है। के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए थे कि तीर्थ यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। आपने देखा कि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय जो है नहीं थे, जो वहाँ पर दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक की लाइन लग रही थी, तो व्यवस्थाएं सुचारू नहीं थी। रहने की जो है तमाम असुविधाएं थी, खाने पीने की असुविधाएं थी। तो असुविधाओं पर हमने सवाल खड़े किए और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे लचर आई। तमाम तीर्थयात्रियों की मौतें हुई। हॉस्पिटल जो वहाँ पर हैं या जिला अस्पताल हैं वहाँ विशेषज्ञ नहीं थे या उपकरण नहीं थे। तो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें थी हमने वो उठाई और वो वास्तविकता के धरातल पर आज भी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, यहाँ एक बार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि चारधाम जो यात्रा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष पलटवार करते हुए नजर आ रहा है इस पर। जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा की यदि बात की जाए तो इस बार जो चारधाम यात्रा की शुरुआत की थी 2023 में, तो चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ देखी जा रही थी। शुरू से ही श्रद्धालु यहाँ पर लगातार चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए आ रहे थे। वहीं इस बार जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था रजिस्ट्रेशन की थी। तो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के बावजूद भी इतने ही ज्यादा यात्री हो गए थे कि रजिस्ट्रेशन को कई बार रोकना पड़ा, जिस कारण से यात्रियों को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यदि चारधाम में यात्रियों की बात की जाए तो यात्रियों ने पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और 46 लाख से ज्यादा अभी तक यात्री चारधाम की यात्रा के लिए दर्शन के लिए आ चुके हैं। वहीं श्रद्धालुओं में इस बार कहीं कोई परेशानी देखी नहीं गई है। होटल की व्यवस्थाएं भी सही थी। बात की जाए यदि चारधाम यात्रा में, तो चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग हो रही थी। तो चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन कुछ परेशानी मौसम की मार चारधाम की यात्रा को झेलना पड़ा। लेकिन मौसम के मार के बावजूद भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी रही। मौसम के खराब होने के बावजूद भी चारधाम यात्रा के लिए लोग आते, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको मैदानी क्षेत्रों में ही रोक दिया जाता था या पहाड़ पर यदि कुछ श्रद्धालु हैं तो पहाड़ों पर इन श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। इसके बावजूद भी लगातार विपक्ष के द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में सरकार के यात्रियों पर कोई ये नहीं है कि इस यात्री सरकार के ही कारण आए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था यदि चुस्त दुरुस्त है तभी यात्री यहाँ पर सही तरीके से आ रहे हैं और बिना किसी नुकसान हताहत से यात्री यहाँ से चारधाम यात्रा का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य व्यवस्था की यदि बात की जाए तो चारधाम यात्रा में इस बार डॉक्टरों की टीम को पहाड़ों पर तैनात कर दिया गया था। चाहे केदारनाथ धाम की बात करें जो पहाड़ी पर स्थित है, दुर्गम क्षेत्र में माना जाता है, या आपकी गंगोत्री की बात करें या हेमकुंड साहिब की बात करें, तो वहां पर लगातार डॉक्टरों की टीम तैनात थी। वहीं ठंड के कारण पीने के लिए भी गर्म पानी की इस बार व्यवस्था की गई थी। तो
तो चारधाम की यात्रा में जरूर कहीं ना कहीं सरकार सुविधा को बढ़ाई है, इस कारण से यात्रियों में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कांग्रेस का भी एक हद तक कहीं ना कहीं कहना यह सही है कि चारधाम की यात्रा में सुविधा जो थी, इस सुविधा में और बढ़ोतरी की जा सकती थी। सुविधा में यदि और बढ़ोतरी की जाती, चारधाम के यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन सरकार ने इस बार पिछले बार के और पिछले बार यानी 2 साल के रिकॉर्ड को इस बार चारधाम की यात्रा में तोड़ दिया गया। वहीं चारधाम की यात्रा को अभी समाप्त होने में 2 महीने अभी 1 महीने शेष बचे हुए हैं। तो इसके बाद अभी 1 महीने में यह देखना है कि कितने यात्री आते हैं और यात्रा की क्या रहती है, कितने यात्री आते हैं। रिकॉर्ड तो चूंकि अभी नहीं टूट चुका है, लेकिन आगामी नया रिकॉर्ड क्या बनता है यह पट बंद होने के समय तक ही पता चल सकता है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हेमकुंड साहिब का पट अब कुछ दिनों में बंद होने वाला है। जी तो बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर ये पूरी तरह से रिकॉर्ड टूट चुका है, लगातार वहां पर व्यवस्था की गई है पुष्कर सिंह धामी की ओर से। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में बेटियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी थी। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्कूल खोलने को लेकर इसके प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमान ने बेटियों के सैनिक स्कूल न खोले जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार तो अब शराब को हर घर पहुंचा रही है, कुछ दिनों बाद स्कूल में भी बार खुलेंगे। क्या करिएगा, आप बियर के बार खोलिए, दारू की भट्टियां लगाइए, लाइसेंस लीजिए, किसी भी स्कूल का क्या जरूरत है। हम तो अभी तो घरों में बियर के लाइसेंस मिल रहे हैं, फिर थोड़े दिनों में स्कूलों में मिलेंगे, फिर कॉलेजों में भी अलाउड हो। क्या करिएगा, आप बियर के बार खोलिए, दारू की भट्टियां लगाइए, लाइसेंस लीजिए, किसी भी स्कूल का क्या जरूरत है। हम तो अभी तो घरों में बियर के लाइसेंस मिल रहे हैं, फिर थोड़े दिनों में स्कूलों में मिलेंगे, फिर कॉलेजों में भी अलाउड होगा। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट नवरात्र में अपना पदभार ग्रहण करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए विधिवत प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड कला संस्कृति के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिससे कला संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, अपने संगठन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य कला परिषद में मुझे नामित किया। और साथ में क्योंकि इस देवभूमि की जो मैं संस्कृति से मैं वर्षों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, मैंने इसमें काम किया है। साथ में यहाँ की जो संस्कृति है उसको विश्व में एक नई एक पहचान मिले, इसके लिए मैं कार्य करूँगी। और आने वाले जो प्रथम नवरात्रि है उस दिन मैं माँ भगवती का आह्वान करते हुए मैं कार्यभार संभालूंगी। उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज, जिसमें गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार दोनों विधायकों पर कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है। अगर वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाले। हम सब लोग एक न्याय व्यवस्था से बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होनी है। हल्द्वानी नगर निगम ने की ओर से रात में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों के गड्ढा मुक्त करने का भी यहां पर काम जारी है। इस पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि बरसात के बाद कई जगहों पर कूड़े कचरे की स्थिति बन गई थी, जिसको साफ करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही रात में सड़कों के पेचवर्क को पूरा करने से जल्द ही जल्द नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, क्लीनिंग का हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य है, लेकिन बरसात के बाद ये देखने में आता है कि जगह जगह कूड़े का ढेर भी लग जाता है। कुछ नाली नालों में आते हैं, कुछ लोग निकाल देते हैं।
कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं जिसके कारण वार्डों में कहीं कहीं कूड़ा जमा पाया जाता है बरसात के बाद के दिनों में। तो हमने बरसात चूँकि ख़त्म हुई उसके बाद हमने कचरा मुक्त नगर निगम के अभियान के अंतर्गत 60 वार्ड से हमने काम शुरू किया है। जैसे आज हमने 60 नंबर में 3 पानी के आसपास हमने करीब 5-7 गाड़ियाँ हमने कूड़ा वहाँ से निकलवा दिया है। तो 2 दिन एक वार्ड में हमारी टीम काम करेगी जिसमें कूड़े का निस्तारण भी करना है, ब्लीचिंग मेलाथियन का छिड़काव भी करना है, लार्वा सीडर का छिड़काव भी करना है, फॉगिंग भी करानी है। इसी के साथ साथ वार्डों में जो मुख्य मार्ग हैं उनका गड्ढा मुक्त भी किया जाना है। तो आज हमने जिस वार्ड में निरीक्षण किया वहाँ किनको गड्ढा मुक्त किया जाना उसका चयन कर लिया है। कल से वहाँ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।